हेलो बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है बच्चों कि आईसीएसई क्लास 9th और 10th में आपके हिंदी विषय का बोर्ड में जो पेपर आता है वो दो भागों में विभाजित होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन ए में बच्चों आपके पहला ही प्रश्न होता है प्रस्ताव लेखन का। इसमें आपको 15 अंकों का ये प्रश्न होता है और इसमें आपको 5 विकल्प दिए होते हैं और इन पांचों में से किसी एक विषय पर आपको अपने प्रस्ताव को लिखना होता है। 250 शब्दों में आपको अपनी विचारों की अभिव्यक्ति करनी होती है। ठीक है, तो आज बच्चों मैं आप लोगों को इसके ही संबंध में बताऊंगी कि एक प्रस्ताव लेखन क्या होता है और प्रस्ताव लेखन के अंग क्या होते हैं, इसके भेद क्या होते हैं, एक प्रस्ताव लेखन करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और लास्ट में बच्चों मैं आप लोगों को एक दो अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से ये समझाने का प्रयत्न करूंगी कि एक प्रस्ताव लेखन किस ढंग से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग। सबसे पहले आप जानिए कि लेखन क्या होता है। ठीक है, लेखन यानी जब हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति मौखिक रूप में करते हैं, यानी विचारों को बोल करके हम अभिव्यक्त करते हैं तो वो मौखिक हो गया। लेकिन जब उन्हीं विचारों को हम लिखते हैं कागज पर तो इसे ही हम लेखन कहते हैं और साहित्य में इसे हम निबंध लेखन या प्रस्ताव लेखन के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक प्रस्ताव लेखन का जो अर्थ है वो क्या है, एक विषय पर चर्चा, यानी एक कोई विषय है जिस पे हमें अपने विचार अभिव्यक्त करने हैं, उस पर अपनी चर्चा करनी है, जिसे इंग्लिश में हम कंपोजिशन राइटिंग भी कहते हैं। और इसमें आपके जो प्रस्ताव लेखन है उसमें आपको किसी मूल विषय की मूल भावना को ही पकड़ करके उसको सुनियोजित और क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, यानी आपको टॉपिक दिया है और टॉपिक के साथ साथ आपको उसकी जो मूल अंतर जो कई ऐसे जो विचार हैं उस पर आपको अपनी बात रखनी है। ठीक है, उसे सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत करना है। तो ये प्रस्ताव लेखन है जिसे सामान्य अर्थों में हम सामान्यतः हम निबंध ही कहते हैं। ठीक है, तो एक जो आपका प्रश्न ये आता है एग्जाम में वो 5 चूंकि विकल्प होते हैं और किन किन रूपों में होते हैं इसके संबंध में हम थोड़ा सा देखते हैं कि किन किन रूपों में ये आपके प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो पहला ही जो आपका प्रश्न होता है बच्चों वो है किसी विषय पर प्रस्ताव संक्षिप्त लेख निबंध लिखना होता है, जो कि जिसके जो विषय है वो दिया होता है और विषय से संबंधित सूचनाएं दी होती हैं आपको। ठीक है, तो कोई भी विषय हो सकता है, वो यात्रा से संबंधित किसी विशेष जगह से संबंधित हो सकता है, तो उस पर आपको अपनी बात कहनी होती है। ठीक है, और उस पर सूचनाएं दी होती हैं, उसके तहत ही आपको लिखना होता है। दूसरा होता है किसी महत्वपूर्ण विषय से संबंध शीर्षक का प्रस्ताव लिखा जा सकता है, जैसे परोपकार, विद्यार्थी जीवन, यात्रा वर्णन, ऋतु वर्णन, प्रिय पुस्तक, स्थान आदि। इन विषयों पर भी आपको अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए प्रस्ताव लिखना होता है। तीसरा टॉपिक आपका होता है किसी महत्वपूर्ण पंक्ति के आधार पर प्रस्ताव लिखा जा सकता है। इसमें किसी की कही हुई बात भी शामिल होती है या फिर पक्ष या विपक्ष में अपने विचार प्रकट करने होते हैं। ठीक है, इस तरह का प्रश्न आता है आपको कि कोई भी एक किसी की कही हुई बात कही होती है, पंक्ति लिखी होती है और उससे ही आपको स्टार्ट करते हुए अपनी बात को विचार को अभिव्यक्त करना होता है या फिर उसके पक्ष या विपक्ष में आपको अपनी बात अपने विचार रखने होते हैं। फिर चौथा टॉपिक आपका है बच्चों कि महत्वपूर्ण सूक्तियों, कहावतों, मुहावरों पर प्रस्ताव लिखने के लिए कहा जा सकता है। कोई भी मुहावरा, कहावत होंगे जिस पर आपको कोई कहानी लिखनी होगी या अपने विचार व्यक्त करते हुए लेख लिखना होगा। फिर पांचवा टॉपिक है कि चित्र पर आधारित कोई ऐसा चित्र होगा जिसमें जो निहित बातें हैं, तथ्य हैं, उनको समझ करके उसे एक कहानी का रूप धारण देते हुए उसको आपको व्यक्त करना है, चित्र का वर्णन करना है। ठीक है, तो इन 5 रूपों में आपके एग्जाम में निबंध लिखने के लिए आता है, प्रस्ताव लिखने के लिए आपको आते हैं। ठीक है, और ये जो प्रस्ताव लेखन है उनके कितने भेद होते हैं इसके संबंध में भी थोड़ा सा आप जानिए बच्चों, क्योंकि ये 5 तो किस तरह से आते हैं। जैसे कि वर्णनात्मक होता है, पहला क्या होता है प्रस्ताव लेखन के भेद में वर्णनात्मक होते हैं। ऐसे जो लेख होते हैं प्रस्ताव लिखने के लिए जो आते हैं आपको
उनमें आपको किसी स्थान का, त्यौहार का या यात्रा वर्णन, इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं वो वर्णनात्मक होते हैं, उनका कलात्मक ढंग से आपको वर्णन करना होता है। दूसरा है विवरणात्मक। विवरणात्मक यानी विवरण प्रस्तुत करना है आपको किसी एक विशेष घटना का, किसी काल्पनिक घटना का या किसी स्मृति की घटना का, यानी पहले हो चुका है उस घटना का विवरण प्रस्तुत करना है। 1 बाय 1 स्टेप वाइज आप उसमें लिखेंगे। ठीक है। विचारात्मक, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों की, विचार प्रस्तुत करना है, यानी विचार और तर्क के आधार पर इसमें अपनी प्रस्तुति देनी है, यानी विचारों की अभिव्यक्ति करनी है लेकिन तर्कों के माध्यम से। ठीक है। जो पक्ष विपक्ष के जो प्रश्न आता है निबंध, वो आपको इसके अंतर्गत ही होते हैं। चौथा है आपका भावात्मक, यानी भावात्मक लेखन में क्या होता है, भावात्मक जो प्रस्ताव लेखन होते हैं उसमें मन के भावों का भावपूर्ण तरीके से प्रस्तुति करनी होती है। जैसे परोपकार है, मित्रता है, ईर्ष्या है, इस तरह के जो टॉपिक हैं वो आपको इसके अंतर्गत आते हैं। आपको अपनी भावनाएं इन विषयों पर प्रकट करनी होती है। ठीक है। तो इस तरह के लेख लिखने को आते हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है बच्चों कि जब आप कोई प्रस्ताव लिखते हैं तो उसका जो मुख्य पॉइंट होता है वो है उसका अंग। ठीक है। यानी प्रस्ताव लिखते समय आपको मुख्य रूप से आपको ध्यान देना चाहिए कि आपका प्रस्ताव किन का जो स्ट्रक्चर है किस तरह का है। ठीक है। तो उसके लिए उसको 3 भाग उसके इम्पॉर्टेंट हैं, 3 अंग हैं, भूमिका, विस्तार और उपसंहार। यानी भूमिका जो होती है वो क्या है, प्रस्तावना है, उस विषय का परिचय देना है और बहुत ही कलात्मक ढंग से और संक्षिप्त रूप में परिचय देना है आपको जिस भी विषय पे आप निबंध लिख रहे हैं। ठीक है। फिर दूसरा विस्तार, ये मध्य भाग होता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप उस विशेष जो विषय है उस विषय को आप क्या करेंगे, आप उसका विस्तार देंगे, उस पर अपनी जो विचारधारा है उसको व्यक्त करेंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपके विचारों में क्रमबद्धता होनी चाहिए, तारतम्यता होनी चाहिए और साथ ही साथ मौलिकता होनी चाहिए। ये तीनों ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं आपकी बातों को रखने के लिए। ठीक है। तो आप अपने जो भी प्रस्ताव लेखन कर रहे हैं उसका ये दूसरा ये महत्वपूर्ण अंग है, ये आपका विस्तार करना, यानी भाव की अभिव्यक्ति करना। उपसंहार ये अंतिम पार्ट होता है। ठीक है, लास्ट का पार्ट होता है और ये भी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें आपका जो निष्कर्ष है, पूरे जो भी विषय है आपका उसका संक्षिप्तीकरण करते हुए उसका निष्कर्ष आप प्रस्तुत करेंगे और साथ ही साथ फिर आपको निष्कर्ष देते हुए अपने विचार व्यक्त करेंगे, लास्टली उसको रखेंगे और इसमें बहुत ही रोचकता होनी चाहिए। एक कंक्लूजन देते समय आपको एक संतुष्टि का भाव भी होना चाहिए। ठीक है। तो ये आपको प्रस्ताव लेखन के ये मुख्य अंग हैं जिन पे आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए बच्चों। ठीक है। एक अच्छा प्रस्ताव लेखन जब हम लिख कर रहे हैं यानी निबंध लिख रहे हैं तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा क्या क्या बातें ध्यान देनी चाहिए। ठीक है। उसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं एक अच्छे निबंध लेखन की, तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए इसके संबंध में हम जानते हैं। जब भी हम कोई भी टॉपिक हमको लिखना है तो चूँकि 5 विकल्प होते हैं तो पांचों विकल्प को हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहिए, ध्यान से पढ़ना चाहिए और उसके बाद ही हमें अपना मनपसंद विषय चुनना चाहिए समझ करके कि हम क्या लिख सकते हैं, किस विषय पर लिख सकते हैं। ठीक है। जब हम अच्छे से विचार कर लेते हैं, विषय पर अच्छे से समझ लेते हैं और ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें इस विषय पर लिखना है तो उसके पश्चात हम एक अपनी क्या करते हैं, रूपरेखा बना लेते हैं अपने दिमाग में कि हमें इस तरह से लिखना है। ठीक है। जब हम इस बात को सोच रहे हैं कि हमें इस टॉपिक पर लिखना है तो ज़रूरी नहीं है कि हमें वो पूरा लिख रहे हैं तो उस समय हमें सब याद रहे। तो ज़रूरी होता है बच्चों की जो मुख्य बातें हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसे आप मुख्य बिंदुओं को अपना किसी कागज़ पर आप लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे, वो बिंदु याद रहे, फिर बाद में आप उसको विस्तार कर सकिए। ठीक है। और
प्रस्तावना जब लिख रहे हैं, यानी जब आप किसी भी प्रस्ताव लेखन का स्टार्ट कर रहे हैं, उसका परिचय लिख रहे हैं, भूमिका लिख रहे हैं, तो उसकी जो प्रारंभ है प्रस्तावना का बहुत ही आकर्षक ढंग से होना चाहिए। ठीक है, एक आकर्षकता होनी चाहिए, रोचकता होनी चाहिए, ताकि नीचे के जो आपके विचार हैं उसको पढ़ने के लिए उत्सुकता उत्पन्न हो। ठीक है, जब आप प्रस्तावना लिख लेते हैं तो आपने जो भी कागज पे विभिन्न बिंदु लिखे हैं, जो भी आपके दिमाग में है कि इन बिंदुओं को हमें अपने लेख में स्पष्ट करना है, तो उनका ही आप विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, यानी उन बिंदुओं को आप विस्तार देते हुए उसकी प्रस्तुति कीजिए। विषय सामग्री में अधिक से अधिक भावों का समावेश करना चाहिए। जब भी हम कोई विषय उठाते हैं निबंध लिखने के लिए, तो हमें अपनी जो सोचने की जो क्षमता है उसे विकसित करें हम, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम किसी विषय पे अगर सोच पाते हैं, उसके हर एक पहलू को सोच पाते हैं, तो निश्चित रूप से विभिन्न भाव हमारे अंदर आएंगे और हम उसकी विषय में स्पष्टीकरण कर सकते हैं, उसका विस्तार पूर्वक लेखन कर सकते हैं। भाव में क्रमबद्धता एवं तारतम्यता होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा गुण है किसी भी प्रस्ताव लेखन या निबंध लेखन का, क्योंकि जब भी हम अपने विचार व्यक्त करते हैं तो जो भी कितने भी अनुच्छेदों में कर रहे हो, 2-4 अनुच्छेदों में जब हम अपनी बातें कह रहे हैं, तो उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। एक अनुच्छेद दूसरे अनुच्छेद से जुड़े होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम विषय से भटक जाएं। एक तारतम्यता होनी चाहिए कि अगर हम लगातार पढ़ रहे हैं तो हमें उसमें एक भाव जो है वो स्पष्ट होते हुए नज़र आने चाहिए। ठीक है, जैसे हम जब कोई चित्र बनाते हैं ना बच्चों, तो चित्र की जो लाइनें होती हैं वो एक दूसरे से जुड़ती हैं, और जितनी अच्छे से वो लाइनें, जितनी सफाई से वो लाइनें जुड़ी होती हैं, वो चित्र उतना ही आकर्षक बनता है। तो एक अच्छे निबंध के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी बातों को एक तारतम्य रूप में रखें, एक क्रमबद्ध रखें, एक सीक्वेंस हो हमारे बातों में। ठीक है, फिर है आवश्यकता अनुसार प्रसंग के अनुकूल उदाहरण, कविता की पंक्तियाँ या प्रसंग सुवाक्यों का भी हमें उल्लेख करना चाहिए। ठीक है, तो ये जैसे हम कभी भी विषय लिख रहे हैं, जिस भी विषय पर निबंध लिख रहे हैं या लेख लिख रहे हैं, तो उसमें हम कोई किसी भी कवि की पंक्तियाँ लिख सकते हैं, किसी कविता की पंक्तियाँ लिख सकते हैं, कोई उक्ति लिख सकते हैं, या स्वयं से भी हम कुछ पंक्ति अपने से बना करके भी लिख सकते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा जो निबंध है वो आकर्षक होता है, प्रभावशाली होता है। ठीक है, लेकिन ये जो पंक्तियां हैं कविता की या प्रसंग हैं, वो ज़रूरी नहीं होती हैं बच्चों। बहुत से बच्चे वो सोचते हैं कि ये लिखना आवश्यक है, तो यह आवश्यक नहीं है। सिर्फ आप अपने विचारों को भी व्यक्त कर सकते हैं अपने लेख में, लेकिन अगर इन पंक्तियों को आप लिखते हैं तो उससे प्रभावशीलता बढ़ती है आपके लेख की। दिए गए विषय से संबंधित अपने विचार रखते हुए उन्हें विभिन्न तर्कों और प्रमाणों द्वारा पुष्ट करना चाहिए, ताकि आपके विचार उथले या भ्रामक न लगें। जब भी आप किसी चीज़ का वर्णन कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप जो मुख्य बिंदु हैं उनके जो उसके प्रति जो प्रमाण है, तर्क हैं, उसे भी आप लिखिए। ठीक है, उसका भी वर्णन कीजिए कि इस स्थान पर विशेष पर ये बातें हुई थी, ये घटना घटी थी, इस सन में हुई थी। इस तरह की जो तर्क हैं, प्रमाण हैं, वो आप उसमें ऐड करिए। समस्या से जुड़े हुए प्रस्ताव में आंकड़े, घटनाएं, सिद्ध परिणाम संदर्भ के अनुकूल दिए जाने चाहिए। इससे प्रस्ताव में रचना में गंभीरता दिखाई देती है। जैसे कि जब मान लीजिए एक उदाहरण के रूप में जनसंख्या पर आपको लिखना है, तो जनसंख्या पर लिखने समय आपको मृत्यु दर के जो आंकड़े हैं, जनसंख्या के आंकड़े हैं और जन्म दर के जो आंकड़े हैं, ये सब जो आंकड़े हैं उनको प्रस्तुत करने से, यानी उसको अगर आप 1-2 लाइन में उन सब चीज़ों का जिक्र कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक गंभीरता दिखाई देती है कि आपको इतनी नॉलेज है और आप प्रामाणिक रूप से ये बात कह रहे हैं। ठीक है, तो उससे आपका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है निबंध पढ़ते समय टीचर के ऊपर, जो भी शिक्षक पढ़ रहा हो, तो उस पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वाद विवाद या पक्ष विपक्ष से जुड़े विषयों पर प्रस्ताव लिखते समय अपने विचार किसी एक बिंदु अर्थात पक्ष या विपक्ष पर ही कर लेने चाहिए, ताकि अभिव्यक्ति करते समय उसी दिशा में आप बढ़ सकें। ठीक है, जो वाद विवाद के जो प्रश्न आते हैं, जो पक्ष विपक्ष के जो प्रश्न निबंध लेखन आता है, उसमें क्या करना होता है, आपको किसी एक तरफ रहिए, आप उसकी अच्छाई की तरफ रहिए या बुराई की तरफ रहिए, उसके समर्थन में रहिए या उसके विपक्ष में रहिए। ठीक है, तो
एक पॉइंट को ही पकड़ के आप चलिए ताकि आप विषय से भटकेंगे नहीं, ठीक है, उसका ही वर्णन करिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको ये समझना, ठीक है। और जो भी आप प्रस्ताव लिख रहे हैं उसकी भाषा सरल सुबोध होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, ताकि जो पढ़ते समय एक सुखद अनुभव हो और अच्छे से समझ में आ जाए। कम से कम दुरूह और कठिन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। कठिन शब्द एक दो अच्छे साहित्यिक शब्दों का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए आपको। और आपकी जो सामान्य भाषा है ये कोशिश कीजिए बच्चों की हिंदी के ही शब्दों का प्रयोग करिए, ठीक है। खिचड़ी मत बनाइए, हिंदी के ही शब्दों का प्रयोग कीजिए, एक सामान्य शब्दों का ही प्रयोग कर सकते हैं आप, ठीक है। और वर्तनी की शुद्धता और व्याकरणिक नियमों का ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि आप अगर मात्राओं की अशुद्धता है या आपने विराम चिन्हों की अशुद्धता है तो निश्चित रूप से आपका जो विचार है वो स्पष्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इस पर ज़रूर ध्यान रखिए कि कहाँ आपको अल्प विराम देना है, कहाँ पूर्ण विराम देना है, आपकी जो मात्राएं हैं वो सही हैं कि नहीं, ताकि आपके जो भाव हैं वो स्पष्ट हो सके। लेख का अंत आकर्षक ढंग से लिखना चाहिए, जिससे लेख की समाप्ति होने पर एक रोचकता का अनुभव हो, ठीक है। मैंने पहले ही कहा बच्चों कि आपका जो प्रारंभ है और अंत दोनों ही बहुत ही रोचक और आकर्षक होना चाहिए, जिससे कि एक संतुष्टि का भाव दिखता है, ठीक है। लगता है कि हाँ ये निष्कर्षतः ये आपको ये चीज़ मिली, अपने विषय को समझ लिया, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है लेख का अंत जो है आकर्षक हो। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बिंदु है शब्द सीमा, यानी बोर्ड ने जो 250 शब्दों की जो सीमा बनाई है आपको उसके ही तहत अपनी बातें लिखिए। उससे थोड़ा बहुत 10-20 शब्द आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप उसके ही अंदर अपनी बातों को स्पष्ट करिए, क्योंकि बहुत लंबा लेख लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप संक्षिप्त रूप में भी अपनी बातें अच्छे शब्दों में, कम में अच्छे तरीके से आप अभिव्यक्ति कर सकते हैं, तो ठीक है। 2-2.5 पेजों की, ज़्यादा से ज़्यादा 3 पेज तक आप चले जाइए, लेकिन कम से कम शब्दों में या कम से कम वर्णन करते हुए अपनी बातें कह सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि जो भी आप शब्द लिख रहे हैं वो बार बार उसको मत लिखिए, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति मत कीजिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो लेख है वो स्पष्ट होगा, प्रभावशाली होगा और आपके मार्क्स उस पर अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखिए। एक अच्छे निबंध का निर्माण करने के लिए आपको ज़रूरी है बच्चों कि आप इन बातों को विशेष रूप से अपने दिमाग में रखिए, ध्यान में रखिए, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अभ्यास करिए, ठीक है। अभ्यास से ही एक अच्छे निबंध का लेखन किया जा सकता है, ठीक है। और मैं बच्चों आप लोगों के लिए कुछ अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करूंगी आपको कि आपको क्या लिखना चाहिए किसी भी प्रश्न के उत्तर में। मान लीजिए कि आपको अनेकता में एकता, ये प्रश्न है आपका, अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति की पहचान है। भारत में विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं जो हमें सांस्कृतिक परंपराओं एवं रीति रिवाजों से जोड़े रखते हैं। हमारे जीवन में त्योहारों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रस्ताव लिखिए, ठीक है। यानी मूल जो विषय है वो क्या है, त्यौहार है, लेकिन आपको इन बातों के विषय में भी बताना है, ठीक है। तो यहाँ क्या है बच्चों कि आप जब त्यौहार के ही संबंध में मूल रूप में बताना है, लेकिन आप जब प्रारंभ करेंगे अपने निबंध का, अपने प्रस्ताव का, तो उसमें आप भारतीय संस्कृति के विषय में बताएंगे, उसकी गरिमा के विषय में बताएंगे और उसकी जो विविधता है, ठीक है। विभिन्न रीति रिवाज हैं, विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं और विभिन्न प्रांतों में अलग अलग बोलियाँ हैं, उनका पहनावा, वेशभूषा सब कुछ अलग है। तो इतनी ज़्यादा विविधता में भी एकता के दर्शन हमें होते हैं, अखंडता के दर्शन होते हैं। और हमारे भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है। तो इन बातों का आप उल्लेख कीजिए अपने प्रस्तावना में, अपने जो भूमिका लिख रहे हैं उसमें, और ये भी बताइए कि विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और विभिन्न प्रांतों में लोग रहते हैं। तो यहाँ पर धार्मिक, प्रांतीय और सांस्कृतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, इस तरह के सभी तरह के जो पर्व हैं, त्यौहार हैं, वो यहाँ मनाए जाते हैं, ठीक है। इतनी बातें आपने प्रस्तावना में लिखी, फिर विस्तार दीजिए इन्हीं बातों को लेकर के।
आप बताइए कि विभिन्न धर्मों में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। बहुत अलग अलग धर्मों के त्यौहारों के नाम लिख सकते हैं, उनके रीति रिवाज, उनकी परंपराएं किस ढंग से मनाई जाती हैं, किन प्रांतों में क्या सोच करके किस सोच से उस त्यौहार को मनाया जाता है, उसके पीछे की जो मूल भावना है उसको आप व्यक्त कर सकते हैं। इन बातों को आप 2-3 अनुच्छेदों में कीजिए, यानी कि एक अनुच्छेद में आपने त्योहारों के नाम और उनके विभिन्न धर्मों के त्यौहार जो हैं उनके नाम दे दिया, फिर उनकी मूल भावना बताइए। और मूल भावना बताते हुए ये जो सभी त्यौहार हैं वो हमारे जीवन में एक जो संदेश देते हैं उसके संबंध में बताइए कि ये सद्प्रेम, सद्भावना, सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश देते हैं। और जितने भी राष्ट्रीय पर्व होते हैं वो त्याग, बलिदान की भावना जागृत करते हैं। तो ये 2-3 स्टैंजा में आप लिखिए और इनका एक क्रम होना चाहिए, तारतम्यता होनी चाहिए, तो आपकी बात स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है, उपसंहार लिखते समय आप इन सारी चीज़ों को कंक्लूजन देते हुए अपने विचार व्यक्त कीजिए कि हम सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हुए सभी धर्मों के उत्सव में अपना सहयोग दें और एक आपसी जो सद्भाव है, प्रेम है, उसको हम करें। ठीक है, और इस तरह से आप अपना ये निबंध लिख सकते हैं। नेक्स्ट जैसे आपका ये है, मैंने एक उदाहरण लिया है, वन है तो भविष्य है। ठीक है, ये एक उक्ति है और इस उक्ति को ही स्पष्ट करना है। तो वन है तो भविष्य है, आज हम उसी भविष्य को नष्ट कर रहे हैं, कैसे? कथन को स्पष्ट करते हुए जीवन में वनों के महत्व पर अपने विचार लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करना है, आपको इस लाइन से ही अपनी बात स्टार्ट कीजिए। प्रस्तावना जो आपकी भूमिका है उसको स्टार्ट कीजिए, वन है तो भविष्य है। ये बिल्कुल ही सही वाक्य है, 100% सही है। इस बात को लिखते हुए आप वन और मानव जीवन, मानव सभ्यता में, उसके विकास में उसकी जो महत्वपूर्णता है उसका वर्णन कीजिए और क्या क्या लाभ वनों के होने से हमारी सभ्यता और उसका जो मानव जीवन है उसमें क्या क्या महत्व रखते हैं, इन बातों को संक्षेप में आप अपनी भूमिका में लिखिए। उसके बाद विस्तार करते हुए लाभ और हानि बताइए। लाभ बताइए, साथ ही साथ जो वनों का कटाव हो रहा है उसके संबंध में बताइए कि कटाव होने से क्या हानि हो सकती है, उसके संबंध में बताइए। और जैसे कि भूकंप आ सकते हैं, भूस्खलन, इस तरह की हानि बताइए। फिर ये भी बताइए साथ में कि इस पर एक क्या कानून बनाए गए हैं हमारे देश में। वनों की कटाई करने पर आपको सरकार, केंद्रीय सरकार से जो है अनुमति लेनी होगी, वन जो भी पेड़ काटे जाएंगे, इस तरह की जो कानूनी बातें हैं उसको आप ऐड कीजिए। वन महोत्सव के संबंध में बताइए और चिपको आंदोलन का भी उल्लेख कर सकते हैं वनों के संबंध में। ये हमारे पर्यावरण के लिए कितना सुरक्षित है, ये सारी जो बातें हैं वो 2-3 स्टैंजा में आप एक क्रम में लिखिए। और साथ ही साथ लास्ट में जब आप निष्कर्ष लिख रहे हैं, उपसंहार लिख रहे हैं, तो उसमें आप भारतीय परंपरा से वन को जोड़ते हुए, भारतीय परंपरा में वृक्षों के महत्व का वर्णन करते हुए आप बता सकते हैं कि हमारे देश में वृक्षों की पूजा की जाती है, देव रूप में उसे पूजा जाता है। पीपल, बरगद के जो वृक्ष हैं उनकी पूजा होती है। तो ये सब बातें भी आप उल्लेख कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है बच्चों की प्रभावशालीता बढ़ती है निबंध की। ये ऐसा एग्जामिनर को पढ़ते समय ऐसा लगता है कि हाँ, बच्चे में इतना ज्ञान है और उसने इसको स्पष्ट करने की कोशिश की। बस आप इतना ध्यान रखिए कि उसमें एक क्रम हो। इस तरह से करते हुए आप उपसंहार लिखिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ये टॉपिक भी आप इस पर भी लिखने का प्रयत्न कीजिए बच्चों, एक प्रस्ताव। और तीसरा टॉपिक है आपका, कोई कहानी लिखिए जिसका आधार हो उक्ति हो, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर इस तरह का जो प्रश्न है बच्चों आता है आपके एग्जाम में, आपको इस टॉपिक पर लिखना है निबंध, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक ये है कि आप इस उक्ति का अर्थ आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर आपको अर्थ नहीं समझ में आ रहा है सही से, तो आप इस टॉपिक को अटेम्प्ट मत कीजिए। ठीक है, तो ये ज़रूरी है, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे कि इसका अर्थ क्या है कि जैसा हम करते हैं वैसा ही भरते हैं, यानी वैसा ही परिणाम हम भोगते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक के अर्थ को आप अच्छे से समझिए। फिर एक कहानी चूँकि लिखनी है, तो कहानी के जो मुख्य अंग हैं, कथा वस्तु, पात्र, उसके संवाद, उसका उद्देश्य,
इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप एक कहानी अपने दिमाग में बना लिए, आप उसके पात्र सोच लीजिए, उनके नाम सोच लीजिए, पात्रों से आप क्या संवाद बुलवाना चाहते हैं ये सोचिए, और फिर कहानी को एक रूप देते हुए उसके उद्देश्य की पूर्ति कीजिए और कोशिश कीजिए कि लास्ट जो आपका उद्देश्य है कि इस कहानी का जो इस उक्ति का जो अर्थ है उसको स्पष्ट करता हुआ दिखाई दे। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी प्रस्ताव को या कहानी को लिख सकते हैं प्रस्ताव लेखन के तहत, कहानी अगर के रूप में अगर लिखना है तो। एक प्रश्न आपका आता है बच्चों चित्र पर आधारित, तो चित्र पर जो आधारित प्रश्न आता है उसमें आपके जो मनोभाव हैं, अनुभव है, उन्हीं सब चीज़ों को वर्णन करना होता है चित्र देख करके। तो चित्र को आप ध्यान से देखिए, उसमें जितने भी तथ्य हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए, छोटी छोटी बातों को देखिए उसमें कि किस तरह के चित्र में क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनके जो प्राकृतिक दृश्य हैं या किसी मनुष्य का कोई पिक्चर है, और जो भी उसमें कोई स्लोगन लिखा है। ठीक है, तो सारे पशु पक्षी अगर बने हैं, नदी नाले बने हैं, तो सारे एक एक पॉइंट को आप देखिए, ध्यान से देखिए, और फिर सबकी कड़ी को जोड़ते हुए दिमाग में एक रूपरेखा बनाइए कि आपको क्या लिखना है। अगर कहानी का रूप देना है तो कहानी के रूप में आप उनको एक क्रम में सजाइए, एक रूपरेखा तैयार कीजिए और उसके तहत ही आप अपने प्रस्ताव को लिखिए, और साथ ही साथ जब अंत कीजिए तो उसका एक शीर्षक जरूर दीजिए, जैसे कि आपका जो प्रस्ताव लेखन है वो आकर्षक हो। ठीक है, एक आकर्षक सा शीर्षक जरूर देना चाहिए। ठीक है, तो इससे स्पष्ट होगा आपका पूरा लेख जो है। ठीक है, तो इस तरह के मैंने उदाहरण के तरीके से आपको बताने की कोशिश की है बच्चों कि आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, और मैं चाहूँगी बच्चों कि आप ये जो प्रश्न हैं इन पर आप अभ्यास रूप में आप इन पर निबंध लिखिए ताकि आपका अभ्यास हो जाए। ठीक है, और जितने भी आवश्यक महत्वपूर्ण बातें थीं वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, और मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप को जितना भी मैंने निबंध के से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी उसे मैंने बताया, तो उसको आप ध्यान में ज़रूर रखेंगे और एक अच्छा निबंध लिखने का प्रयत्न करेंगे और निश्चित रूप से आप अच्छा लिख सकते हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अभ्यास और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लेख आप पढ़िए, किसी भी जगह से पढ़िए, कोई भी निबंध की पुस्तक उठा लीजिए या आपके घर में न्यूज़पेपर आता है उस पर लेख पढ़िए, उसमें लेख का जो भी कॉलम होता है उसको पढ़िए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ेंगे तो आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और साथ ही साथ आपको विभिन्न विषयों पर जानकारी होगी, और जब भी आपको निबंध या प्रस्ताव लिखने के लिए आता है तो आप उस पर अपने विचार स्पष्ट रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और आपके जो शब्दकोश हैं वो भी बढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा आपने पढ़ा है तो शब्द भी आपके दिमाग में आएंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको ये निबंध लेखन की जो कला है इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी वो आपकी समझ में आ गई होगी बच्चों। और नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग नेक्स्ट जो भी टॉपिक है ग्रामर का कुछ हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो उस वीडियो में मिलते हैं हम लोग, तब तक आप लोग अच्छे से रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।